तो कल हम लोग स्टडी कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और उसमें हमने दो पॉइंट्स को स्टडी किया था। दो पॉइंट्स थे जिसमें मेजर पॉइंट्स थे, दैट इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और सेकंड था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, जिसमें हमने सैचुरेशन करंट के बारे में पढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम कट ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं, राइट? ओके, नीर नीर यस सर। सैचुरेशन करंट क्या होता है? सर वो हाईएस्ट पोटेंशियल। हाँ? क्या होता है सैचुरेशन करंट? बोलो। सर वो हाईएस्ट लेवल का। हाईएस्ट लेवल का क्या? बोलो। पोटेंशियल, हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल। पूछ रहा हूँ सैचुरेशन करंट और तू कह रहा है हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल। वाह रे भाई वाह, गजब आदमी है तू। So the first thing that we need to understand, we are continuing with the photoelectric effect right now. Photoelectric effect के दो पॉइंट्स जो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, दो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हर चीज अब लिखने वाला नहीं हूँ, लिखने में टाइम जाएगा, सो बेटर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एंड आफ्टर दैट मैं वीडियो अपलोड करूंगा, यू कैन मेक अ नोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लिखने जैसा, वो मैं जरूर लिखूंगा, ठीक है? सो सबसे पहले टेक द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बट ऑफ द सेम इंटेंसिटी, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस को लेंगे विद द सेम इंटेंसिटी, ठीक है? For each radiation, study the variation between the photoelectric current and the potential of the plate A with respect to plate C. मतलब कि हमें बेसिकली करना क्या है कि करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है। क्या करना है? फोटोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का ग्राफ बनाना। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी हैव टेकन अ ग्राफ, फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल के बीच का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, एंड यहाँ पर हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कंसीडर किया है ऑफ द रेडिएशन विद द सेम इंटेंसिटी, ठीक है? तो ग्राफ पे से आपको दिखाई दे रहा होगा, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। आप देखिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है, अलग अलग है, राइट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज more negative for radiation of higher frequency. ठीक है, एक ये पॉइंट ध्यान रखना है। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो सैचुरेशन करंट है, ये सैचुरेशन करंट जो है, इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। किस पर डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहां पर यूज की है, और तीनों के लिए सैचुरेशन करंट जो है वो क्या है? सेम है। वो क्या क्लियर है ये पॉइंट सारे आपको? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है, ये सी पॉइंट कंप्लीट हो गया. नाउ द पॉइंट डी. Okay. If we plot a graph between stopping potential and the frequency of the incident radiation for two different metals, क्या करना है? दो डिफरेंट मेटल्स हमें लेने हैं, मेटल ए एंड मेटल बी. तो उसके ग्राफ को स्टडी करना है कि हाउ इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? ग्राफ बिटवीन stopping potential, graph between stopping potential and the frequency of incident radiation for two different metals A and B. ठीक है. तो यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके से है, देखिए. ये है मेटल ए and here is metal B. Like this. ठीक है. यहाँ पर आएगा -φ01 by E और यहाँ पर आएगा -φ02 by E. Here represents frequency of radiation. ठीक है. और यहाँ पर आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है. अब समझिए कि क्या ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा. सबसे पहले तो फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, देखो ये दोनों मटेरियल हैं, दोनों मटेरियल्स प्लेट जो हमने लिए हैं, बोथ प्लेट्स आर डिफरेंट. ठीक है. सो दे बोथ आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड डिफरेंटली. The first thing is that for a given photosensitive material, the stopping potential varies linearly. The stopping potential varies linearly with the frequency of incident radiation. तो आपको दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है बेटा? लीनियर ग्राफ है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. For a given photosensitive material, there is a certain minimum cutoff frequency nu zero. क्या कहते हैं उसे? nu zero. तो इसकी है nu zero 1, इसकी है nu zero 1, इसकी है nu zero 2. So this nu zero is what? It's a cutoff frequency, minimum cutoff frequency, which we can say it's a threshold frequency. क्या कह सकते हैं? जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बोलो, क्लियर है यहां तक?
for which the stopping Yes, sir. potential is zero, जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है इन पॉइंट्स पे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दो पॉइंट्स क्लियर है। तीसरा समझो, the higher is the work function for a photosensitive material, the greater is the value of threshold frequency। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the higher is the work function for a photosensitive material, जितना ज्यादा हाई वर्क फंक्शन होगा फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए, the greater is the value of threshold frequency, उतनी ही ज्यादा उसकी threshold frequency होगी। बट ऑब्वियस है ये चीज, तो भाई जितना आपका वर्क फंक्शन बढ़ता जाएगा, मगर वर्क फंक्शन तो सबको पता है क्या होता है, पार्थ प्रजापति, वर्क फंक्शन क्या होता है? पार्थ प्रजापति, दैट इज द वर्क फंक्शन, राइट। तो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब भी क्या है, द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। यस और नो? वही हुआ ना इसका मतलब, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, Yes, sir. दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाने के बाद ही वहां से क्या होगा, एमिट हो जाता है वो, मतलब बाहर निकल जाएगा, राइट। यहां तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आगे समझिए। ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर इसकी डेफिनेशन मान लो पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, so what we can write for a given metal, किसी भी मेटल के लिए, there is a certain minimum frequency of the incident radiation। तो मैं लिख देता हूं, there exists a certain minimum frequency of the incident radiation below which no emission of photoelectron take place। समझ में आया? यहाँ पता है किसी को इसके बारे में? हाँ सर, ये तो पता है। तो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है, जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशंस। सो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। देखिए, Albert Einstein has explained various laws of photoelectric emission on the basis of Planck quantum theory। पहला स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो किया है वो किसके बेसिस पे किया है, प्लैंक क्वांटम थियरी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के रिगार्डिंग कुछ लॉज दिए। लेकिन जो लॉ बने उसका बेस कौन था पहले, प्लैंक क्वांटम थियरी।
एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियोरी क्या है, लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा. क्या कहते हैं उसको? क्वांटा. Quanta, right? One quantum of light radiation is called a photon, which travels with the speed of light. ये चीज आप सभी को पता होगी. So we can say light radiations consist of tiny packets of energy called quanta. One quantum of light radiation, one quantum of light radiation is called a photon, which travels with speed of light. ठीक है, यहां तक क्लियर है चीजें? Yes, sir. ना. एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय E is equals to h nu. ये आप सभी को पता है. हाँ सर. Energy of a photon is given by E is equals to h nu, right? Now nu क्या होता है इसमें? Radiation of the frequency nu, right? जो एनर्जी फोटोन की होती है, इट इज स्पेंट इन टू वेज. ये एच न्यू एनर्जी है, वो दो तरीके से यूज होती है. पहला, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस which is equal to the work function phi naught of the metal. मतलब कि जैसे कि हमने कल स्टडी किया था और मैंने आपको कल बताया था कि phi naught is the minimum amount of energy to escape an electron from the metal surface. तो वो certain amount of energy तो वहां पे चली गई. And the rest energy of the photon is used in imparting the maximum kinetic energy to the emitted photon electron. मतलब कि जो रिमेनिंग रही एनर्जी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में, जो से हम कह सकते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एमिट हो जाता है. लाइक यस्टरडे वी हैव स्टडीड फ्यू थिंग्स. समझिए, बहुत आसान है समझना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे. कल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इस चीज के बारे में. देखो, कल हमने यही चीज स्टडी की थी कि हमारे पास में एच न्यू एनर्जी है. सपोज कितनी एनर्जी है? एच न्यू, जिसमें से फाई एनर्जी किस में जा रही है? एस्केप ऑफ द इलेक्ट्रॉन में, मेटल सरफेस से बाहर निकालने में. तो जितनी एनर्जी बचती है वो किस फॉर्म में जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी. और वहां पर वो मैक्सिमम एनर्जी के साथ क्या हो जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करता है. राइट? यही स्टडी किया था कल हमने. Yes, sir. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये E, मतलब ये tan इज इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे थे? 4 + 6 यही कर रहे थे. tan इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे? 4 + 6. इसका मतलब tan मतलब E इज योर एनर्जी विच इज इक्वल्स टू phi प्लस काइनेटिक एनर्जी. कैसे लिख सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर. No, क्या हम sir. ऐसे लिख सकते हैं? मैक्स होगा सर. सॉरी, ये के मैक्स होगा. हाँ ये के मैक्स होगा. ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं. समझो, मैंने क्या किया? मैंने लिख दिया E इज इक्वल्स टू phi प्लस के मैक्स. E को हम लिखते हैं एच न्यू. यस और नो? और ये आपका phi naught विच इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब कि वर्क फंक्शन phi naught प्लस के मैक्सिमम. बोलो आई बात समझ में?
तो ये जो है फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर। तो एच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा फाई नॉट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। एंड अगर आपको मान लीजिए के मैक्स की फॉर्म में लिखना हो तो व्हाट यू कैन राइट एच न्यू माइनस फाई नॉट। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. राइट? और सर हम एच म्यू नॉट लिख सकते हैं ना फाई सॉरी, नॉट को भी। हाँ वो मैं फाई नॉट बता को रहा भी हूँ। हम यस 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 यस, वो मैं बता ही रहा हूँ अभी। This is the equation of Einstein photoelectric equation, right? ये हमारी इक्वेशन बन गई। Now, if the incident photon is of the threshold frequency nu zero, then the incident photon of the energy क्या हो जाएगी? h nu zero हो जाएगी। It is just sufficient to eject the electron from the metal surface without imparting its any kinetic energy। मतलब कि h nu zero is the क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? अगर उतनी फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब h nu zero is the energy with the help of which electron can escape from the metal surface। so हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो वर्क फंक्शन फाई नॉट है, इस फाई नॉट को हम इक्वेट कर सकते हैं h nu zero के साथ में। क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, राइट? वेट सो फाई नॉट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं h nu zero। सो व्हाट वी कैन राइट, तो k max is equals to h nu minus h nu zero। सो यहां पर हम लिख सकते हैं h into nu minus nu zero। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया k max। बोलो, एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट ना? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम आगे समझें, यहां पर मैंने इक्वेशन बनाई दैट k मैक्सिमम इक्वल्स टू h इनटू न्यू माइनस न्यू जीरो। k मैक्स को बेटा आप हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो आपको पता है, तो मैं उसमें कोई ज्यादा छेड़खानी कर नहीं रहा हूं। ठीक है, अब इस चीज को आगे हम समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में एक रिलेशन अगर हमें बनाना है तो इस इक्वेशन का हम वहां पर यूज कर सकते हैं। किसका रिलेशन बनाना है? दैट द रिलेशन बिटवीन, देखिए ये रिलेशन बेसिकली हमें इक्वेशन बनाने के लिए बता रहा हूं आपको, नया कोई कहानी नहीं करनी है इसमें। दैट द रिलेशन बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल, frequency of the incident radiation and threshold frequency। ठीक है, इतनी चीजें। तो बेटा सबसे पहले आप समझिए कि k max क्या हो जाएगा? h nu माइनस फाई नॉट, हाँ सर। राइट? अब यहां पर कट ऑफ पोटेंशियल को हम क्या लिखते हैं? v नॉट। क्या लिखते हैं? v नॉट, या फिर आप उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। और E is the charge on the electron। तो we can compare that K maximum is equals to आप E times of V naught भी लिख सकते हो, because it is also again the form of energy। yes or no? अरे भाई साहब, एनर्जी का यूनिट हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्टी तो लिखते हैं। हाँ सर। तो यहाँ पर V नॉट इज द कट ऑफ पोटेंशियल एंड E इज आपका जो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो हो जाएगा, राइट? तो ये इक्वेशन बन गई, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। नेक्स्ट है न्यू जीरो इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन का अगर हम यूज करें तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? वी कैन राइट EV नॉट इक्वल टू
या k maximum equals to ev naught is equals to h mu minus h mu naught. ठीक है then सर बाद में हम ev naught और h mu naught और h mu और एग्जैक्टली माइनस रिलेशन h mu मिल naught को जाएगा तो कंपेयर कर k लेंगे। हाँ मैक्सिमम को हम लिखेंगे e टाइम्स ऑफ v नॉट इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस फाइ नॉट की जगह हम लिख सकते हैं h न्यू 0। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन बन गया राइट। नाउ वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है c बाय लैम्डा होता है एंड न्यू 0 इज इक्वल्स टू क्या होता है तो c बाय लैम्डा 0 होता है। ये सब पता है आप सभी को? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है सो अब आप समझिए ev naught is equals to क्या हो जाएगा so what we can write ev naught is equals to h times of न्यू की जगह मैं लिखता हूं बेटा c by lambda और न्यू नॉट की जगह लिखते हैं c by lambda 0। ठीक है तो ये हो जाएगा k max is equals to e times of v naught is equals to h times of c by lambda minus c by lambda 0। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आप अगर इसमें चाहो तो c को भी बाहर ले लो एच सी बाहर आ जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट ये रह जाएगा अवेलेबल। बोलो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बेसिकली हम इसे कह सकते हैं फोटोन। फोटोन के बारे में किसी ने कुछ सुन रखा है तो थोड़ा बहुत बताना चाहेगा? अभी तो आपने बताया था क्वांटा वाला। उसके अलावा क्या फोटोन का भी फोटोन का मास कितना होता है? फोटोन का मास कितना होता है कोई बता सकता है? क्या फोटोन कभी रेस्ट पे आता है? इन्हीं सब चीजों को हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है इट डजंट कम टू रेस्ट कंडीशन इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E इक्वल्स टू mc स्क्वायर इक्वेशन दी थी फोटोन पार्टिकल्स के लिए जहां से हम उसकी एनर्जी के बेसिस पे हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं बिकॉज रेस्ट जो रेस्ट पार्टिकल्स होते हैं आप उसी का मास फाइंड आउट कर सकते हो और फोटोन पार्टिकल की जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आया? So photon मतलब लाइट की स्पीड से ऐसे। exactly it moves with the velocity of light। ठीक है तो सुनिए photoelectric effect establish the fact that light in interaction with the matter behaves as if it was made of quanta or packets of energy each of energy h nu जहां पर कि h Planck constant है nu is the frequency of the light। Einstein also made an important conclusion that the light quantum can be associated with momentum h nu by c where c is the स्पीड ऑफ लाइट सर। Speed of light. a definite value of energy as well as momentum gives a strong indication that light quantum is a particle which was later named as photon। क्या नाम दिया गया? फोटोन। तो फोटोन इज बेसिकली हम फोटोन पार्टिकल कहते हैं। The particle like behavior of light was later confirmed by the experiment of A.H. Compton on scattering of X-ray from electrons। तो एक्सरे का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में कंफर्म हुआ कि
जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं which are known as photon. इसीलिए मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था जिसके अंदर पार्टिकल्स के बारे में और वेव्स के बारे में डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत बताया हुआ था, जिसमें डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस के बारे में भी बताया हुआ है, राइट? सो द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फोटॉन्स जो हमें अब स्टडी करनी है. सबसे पहली चीज, मैं हर पॉइंट नहीं लिखने वाला हूं, सो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ. बुक्स में आप सब कुछ दिया हुआ है, बुक्स में से इसे नोट्स बनाइएगा. सबसे पहली चीज, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक फोटोन. तो जो रेडिएशंस का जो फंडा हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे कि वो किससे बना हो, पार्टिकल्स लाइक फोटोन से बना हुआ हो. दूसरी चीज, ईच फोटोन हैज द एनर्जी. एनर्जी कितनी होगी? E इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है? C बाय लैम्डा. अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा. प्लैंक कांस्टेंट याद है सभी को? फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू, जिससे हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा. दूसरी चीज, अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम के लिए हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा, जो कि एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट है, राइट? दूसरी चीज, irrespective of the intensity of radiation, all the photons of particular frequency nu or wavelength lambda have the same energy and the same momentum. तो जितने भी photons हैं, all the photons of particular frequency और wavelength have the same energy and the same momentum. उसमें कोई variation नहीं आता है. By increasing the intensity of radiation of a given frequency or wavelength on a metal surface, there is only increase in the number of photons per second falling on that surface, while each photon is having the same energy. अब होता क्या है, एक और पॉइंट समझिए. जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हैं. किसको? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को जो हम बढ़ाते हैं फॉर अ गिवन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. जो मेटल सरफेस है वहां पर एक चीज चेंज होती है. मेटल सरफेस पे जब हम ये फॉल होती है, ठीक है, जो रेडिएशंस फॉल हो रहे होते हैं, तो उसकी जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, सपोज वी हैव इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो फॉल हो रहे हैं ऑन द सरफेस वो इंक्रीज हो रहे हैं. क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, number of photons per second falling on the surface is increasing, जबकि each photon is having the same energy. क्या कह सकते हैं? each photon is having the same energy, and it shows that photon energy is independent of the intensity of radiation. भाई एनर्जी तो सेम है, चेंज क्या हुआ? जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो फॉल हो रहे थे बस वही बढ़े हैं, बाकी एनर्जी कैसी है? सेम है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं दैट फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. क्या लिख सकते हैं? फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. नेक्स्ट है, all the photons emitted from a source of radiations travel through space with the same speed c. मतलब कि जितने भी फोटोन पार्टिकल्स हैं जो रेडिएट हो रहे हैं, जो बाहर आ रहे हैं, उन सभी की जो स्पीड है ट्रैवल करने की वो कैसी रहती है? सेम रहती है. एंड इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. वो चीज हमने पहले क्लियर कर ली है, ठीक है? नेक्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिव्स द रेडिएशन अ डेफिनेट एनर्जी और कलर which does not change when photon travels through different medium. अगर फोटोन जो है, फोटोन पार्टिकल अगर आप डिफरेंट मीडियम में से पास कर रहा है
तो उसके अंदर जो एनर्जी है या उसका जो कलर है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मीडियम चेंज हुआ तो उसके अंदर जो एनर्जी है या उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, इट विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट है the velocity of photon in different media is different which is due to change in its wavelength। तो चेंज क्या होगा? चेंज क्या होगा? वेवलेंथ। क्या चेंज हो रहा है? देखो, डेफिनेट एनर्जी does not change when photon travels through different media। और दूसरा पॉइंट है the velocity of photon in different media is different, so velocity will change due to a medium, velocity will change when passes through different media। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन इट्स वेवलेंथ। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है। सर हाँ सर हाँ सर हम E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा को सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाय नंबर ऑफ फॉलिंग, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं। समझा नहीं, फिर से बोल। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second by number of photons falling per second। ये जो मुझे ध्यान है वो मैं बता रहा हूं। ना यहाँ पे हमने यस वेवलेंथ की वजह से क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। दूसरी चीज, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन कितना होता है? 0। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। And according to theory of relativity, the mass m of the part of a particle moving with velocity v comparable with the velocity of light c। उसके लिए हमारे पास में एक रिलेशन है जिसे हम लिखते हैं m is equals to m naught under root of 1 minus v square by c square। ये हमारे पास में जो फोटोन पार्टिकल है उसका मास अगर आपको आइडेंटिफाई करना है व्हेन इट इज मूविंग, ठीक है, बिकॉज फोटोन पार्टिकल का रेस्ट मास तो 0 होता है, वो हमने मेंशन कर दिया है।
बट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अकॉर्डिंग टू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताया था दैट द मास m is equals to m naught under root of 1 minus b square by c square, where m0 is the rest mass of the particle. m0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? rest mass of a particle. क्लियर है? सर आगे वाली स्लाइड सर। करो ना। सर यस. सर v स्क्वायर भी c स्क्वायर के इक्वल ही रहेगा ना? नहीं रहेगा. कहाँ से रहेगा v स्क्वायर c स्क्वायर के इक्विवेलेंट? कौन सी नहीं कंडीशन होगा। में? फोटोन के कंडीशन में. हाँ सर। हाँ, फोटोन की कंडीशन में भी इक्वल टू सी रहेगा. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल हाँ कर सर। रहा है, तभी तो वो जीरो हो जाता है ना. हाँ। वो सही बात है ना. photons are not deflected by electric and magnetic fields. photons जो हैं, they are not deflected by electric and magnetic field. This shows that photons are electrically neutral. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है. ठीक है? that photons are not deflected by electric and magnetic field. Electric and magnetic field. This shows that photons are electrically neutral. Photons are electrically neutral. Clear है? क्लियर यहां तक? कोई डाउट है किसी को? नो सर। when there is a collision between the photon particle, तो वो जो collision होता है, उस collision के अंदर energy and momentum they remain conserved. कैसे रहते हैं वो? conserved रहते हैं. समझ में आया? Momentum and the energy remain conserved when photon particle collides. Clear है? हेलो, नहीं दिख रही? मैटर पे मतलब डुअल पार्टिकल्स में होता है सर, डुअल नेचर में. समझो, dual nature of matter. Since radiation has dual nature, that means it possesses properties of both wave and particle, and universe is composed of radiation and matter. Therefore, de Broglie concluded that the moving material particle must also possess dual nature, since nature loves symmetry. तो उन्होंने हाइपोथेसिस ये दिया, मैं लिख नहीं रहा हूं, टाइम नहीं बिगाड़ूंगा, बुक में लिखा हुआ है, पढ़ दो आराम से. ठीक है? दी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने ये कहा, according to de Broglie, a moving material particle sometimes act as a wave and sometimes act as a particle, or a wave is associated with a moving material particle which controls the particle in every respect. The wave associated with moving particle is called matter wave or de Broglie wave, whose wavelength called de Broglie wavelength, and is given by lambda equals to h by p, जिससे हम लिख सकते हैं h by mv. ठीक है? m and v are the mass and the velocity, h Planck constant है. तो de Broglie ने क्या कहा था? According to Planck quantum theory, we know that
the energy of a photon of radiation of frequency nu and the wavelength lambda. तो energy can be represented by E is equals to h nu. ठीक है. एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो रिलेशन दिया मास एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन E is equals to हम लिखते हैं mc स्क्वायर. नाउ बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो वी कैन राइट E is equals to h nu is equals to what we can say mc square, right? That comparing this to equation h nu equals to mc square, so we can write m is equals to h nu, m is equals to h nu by c square, right? Since each photon move with the same velocity c, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, therefore मोमेंटम के लिए हम लिखें m into v. For a photon v is equals to c, so m into c लिख देता हूं यहां पर मैं, एंड m को मैं रिप्लेस कर देता हूं इक्वेशन 3 से. सो m कैन बी रिप्लेस बाय h न्यू बाय c स्क्वायर इंटू c. ये c से c गया तो क्या बचेगा h न्यू बाय c, राइट? तो मोमेंटम आ जाएगा h न्यू बाय c. क्लियर है? Yes, sir. और h बाय, अगर मैं ऐसे लिखूं c बाय न्यू, तो क्या हो जाएगा h बाय लैम्डा, राइट? तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय p एंड h बाय mv. सो ये आपकी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बन गई फॉर द मटेरियल पार्टिकल. क्लियर है? Yes, sir. ये आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है, सो ये कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है. इट्स वेरी इजी. एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है डी ब्रोगली वेव के बारे में, वो ये है कि डी ब्रोगली वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. क्या लिखेंगे? द ब्रोगली waves cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are produced by motion of charged particles. बोलो, क्लियर है यहां तक? हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? ठीक है. एक और चीज है, यहाँ पे एक रिलेशन है बिटवीन द वेवलेंथ एंड द टेम्परेचर, जिसे हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन द ब्रोगली वेवलेंथ and temperature. So from kinetic theory of matter, the average kinetic energy of a particle at a given temperature T Kelvin, हम लोग क्या लिखते हैं?
T केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे बेटा 3/2 kT। इस K को थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी को हमने लिख दिया 3/2 kT, वेयर K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये तो पता ही है आपको, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। एंड इफ पार्टिकल ऑफ मास m इट मूव्स विद v वेलोसिटी, तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखते हैं, तो वी राइट काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू 1/2 mv², ठीक है। एंड द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल को हम लिखते हैं P इज इक्वल्स टू mv। अगर हम यहाँ पे देखें तो v क्या हो जाएगा, √2m k। तो यहाँ पर ये जो v आपको दिखाई दे रहा है, so here we have taken v is equals to √2k by m। so m into v को रिप्लेस किया जाएगा 2k by m से, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा √2km। ये आपका मोमेंटम आ गया, क्लियर है यहाँ तक। इफ यू मूव फर्दर, तो मोमेंटम को हम लिखेंगे √2m। ये k जो है ये क्या है, ये कैपिटल K, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3/2 kT, यस और नो। Yes, ये sir. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मोमेंटम कैन बी रिटन एज 3mk, सॉरी इसको स्मॉल ही रखते हैं, 3m/kT। क्लियर, बोलो किसी को कोई डाउट। और अगर आप इसे वेवलेंथ की फॉर्म में ले जाना है, मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, सो h/p की जगह हम लिख सकते हैं √3m/kT। बोलो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट नाउ? नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम समझें अबाउट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, हमने एक नॉर्मली फोटोन पार्टिकल्स के बारे में समझा, उसकी वेवलेंथ को समझा। लाइक इफ आई से कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद वैल्यू अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो वो निकाल के देखते हैं। देखो है कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करना है, जो अभी तक हमने स्टडी किया है वही है। सो वी कैन राइट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली wavelength of an electron, सर yes, सर इसमें √2m k के मतलब मोमेंटम इक्वल्स टू √2m k होता है ना, हाँ उसमें k के बदले ev लगा सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, तो उससे कर सकते हैं ना ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मतलब निकालना हो तो हमें। हाँ कर सकते हैं, हाँ जैसे सर। कि मैं वही बता रहा हूँ एक्चुअली, अभी हम लोग उसी पे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जैसे ये हमने निकाला √p इक्वल्स टू √2km निकाला, ठीक है। अब ये है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म, तो काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्म है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो इससे हाफ एम वी ev स्क्वायर। जैसे हम लोग हाँ लिखते हाफ हैं m²। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोवोल्ट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो वहां से हमारे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि v जो आएगा, चल मैं लिख के बता रहा हूँ। जैसे कि हमने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू ईवी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो दैट इज mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ईवी, राइट। तो यहाँ पर v को हमने सब्जेक्ट बना लिया, तो ये बन जाता है √2 EV/m। अब यहाँ पर हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, e दैट मींस mv, ठीक है। सो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। नाउ वी हैव द v, सो h बाय m इंटू v की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं √2 EV/m, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h बाय √m इंटू 2 EV, समझ में आया। और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लो तो यू विल हैव द लैम्डा, जैसे यहाँ पर भी हमने किया हुआ है। ये जैसे काइनेटिक एनर्जी हमने कंसीडर किया है हाफ mv स्क्वायर, वहीं से हमने स्टार्ट करना है ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, आप वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द आंसर। अब आंसर क्या आएगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ओनली। h क्या है आपका, प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34, इसको 3 ले लेते हैं, 6.63 कर देते हैं, और √2 EV इंटू m। तो सबसे पहले तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 इंटू 10⁻31, इतना ही होता है ना। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻19 एंड v। तो ये फाइनल जो आपको मिलेगा, दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है, दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? Yes. Anyone has any doubt?